नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि स्मार्ट होने का आखिर मतलब क्या होता है? आज हम साइकोलॉजी की दुनिया में थोड़ा पीछे चलेंगे, एकदम शुरुआती दिनों में, और इंटेलिजेंस को समझने की जो सबसे पहली बड़ी कोशिश हुई थी, उसे देखेंगे, यानी यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत। ये सवाल तो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है ना? आखिर क्या है जो किसी को स्मार्ट बनाता है? क्या स्कूल में अच्छे नंबर लाना या फिर किसी भी मुश्किल सवाल को चुटकियों ने हल कर देना? चलिए देखते हैं कि साइकोलॉजी ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की शुरुआत आखिर की कैसे। अब इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, एक बात साफ कर लेते हैं। ये जो इंटेलिजेंस है ना, ये सिर्फ अच्छे ग्रेड्स या तेज याददाश्त या फटाफट काम निपटाने की बात नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। हमारे दिमाग के काम करने की एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी और कॉम्प्लेक्स तस्वीर है ये। तो शुरुआत में जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनके लिए इंटेलिजेंस को डिफाइन करना जानते हैं कैसा था? जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना, बिल्कुल वैसा ही। ये एक ऐसी चीज थी जो दिखती नहीं, महसूस होती है। तो सवाल ये था कि आखिर इसे मापा कैसे जाए। और इस मैदान में सबसे पहले उतरने वालों में से एक थे एल्फ्रेड बिने। उनका मानना था कि इंटेलिजेंस का मतलब है प्रैक्टिकल स्किल्स, मतलब जो इंसान किसी सिचुएशन को देखकर सही फैसला ले सके, सही तर्क कर सके और उसे ठीक से समझ सके, वो इंटेलिजेंट है। जैसे मान लीजिए कोई मुश्किल प्रॉब्लम है, तो उसे सॉल्व कैसे करना है, ये पता लगाना। फिर आए वेशलर और उन्होंने इस बात को एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, रुको रुको, ये सिर्फ दिमाग के अंदर की बात नहीं है। स्मार्ट होने का मतलब ये भी है कि कोई अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल असल दुनिया की चैलेंजेस से निपटने के लिए कैसे करता है। और फिर टर्मन आए और उन्होंने तो एक बिल्कुल ही अलग एंगल दिया। उन्होंने कहा, असली इंटेलिजेंस है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब ऐसे आइडियाज के बारे में सोच पाना जो कॉन्क्रीट नहीं है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे आज़ादी या इंसाफ का कॉन्सेप्ट। टर्मन के हिसाब से यही असली बुद्धिमानी थी। लेकिन इन सब अलग अलग विचारों में से चलिए उस एक आइडिया पर वापस आते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ, जिसने इस पूरी फील्ड की नींव रखी। और वो आइडिया था एल्फ्रेड बिने का। और बिने का क्रांतिकारी आइडिया ये था, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि कई अलग अलग स्किल्स का कोई कलेक्शन नहीं है। नहीं, बल्कि ये एक सिंगल पावरफुल इंजन है जो हमारे दिमाग के हर काम को चलाता है। तो इस एक क्षमता का असल मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए, जैसे घर में एक मेन पावर सप्लाई होती है ना? एक ही सोर्स से घर की लाइट, पंखे, फ्रिज सब कुछ चलता है। बिने के मुताबिक हमारी इंटेलिजेंस भी ठीक वैसी ही है। एक ही मेंटल एनर्जी है जो हमारे हर काम को, चाहे वो मैथ्स हो, लैंग्वेज हो या मेमोरी, सबको पावर देती है। और इस थ्योरी के पीछे का लॉजिक भी बड़ा सिंपल था। साइकोलॉजिस्ट्स ने देखा कि जो लोग एक दिमागी काम में अच्छे होते हैं, जैसे रीजनिंग में, वो अक्सर दूसरे कामों में भी अच्छे होते हैं, जैसे मेमोरी में या लैंग्वेज में। तो उन्होंने सोचा, भाई इसका मतलब तो यही हुआ कि इन सबके पीछे कोई एक ही कॉमन फैक्टर काम कर रहा है। अब देखिए, आज ये आइडिया हमें शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन उस वक्त ये किसी भूकंप से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि इसने पहली बार इंटेलिजेंस जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को नापने का, उसे एक नंबर में बदलने का रास्ता दिखाया। और बस यहीं से जन्म हुआ आईक्यू का, इंटेलिजेंस कोशेंट। बिने के इसी सिंपल से आइडिया ने इंटेलिजेंस टेस्टिंग का रास्ता खोला और इसने स्मार्ट होने को मापने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, जब इस सीधे साधे सिद्धांत का सामना असल दुनिया की उलझनों से हुआ, तो इसकी नींव में दरारें दिखने लगीं। और यहीं पर यह थ्योरी लड़खड़ा गई। सोचिए, हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो किसी एक चीज में तो ब्रिलियंट होते हैं पर दूसरी चीज में स्ट्रगल करते हैं, है ना? कोई शानदार आर्टिस्ट हो सकता है लेकिन मैथ्स में कमजोर, या कोई जीनियस साइंटिस्ट जिसे एक अच्छा एसे लिखने में मुश्किल होती हो। यूनिफैक्टर थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। तो जो मेन क्रिटिसिज्म थे वो बिल्कुल साफ थे। पहला, ये इंटेलिजेंस जैसी कॉम्प्लेक्स चीज का ओवर सिंप्लीफिकेशन था, मतलब जरूरत से ज्यादा आसान बना दिया गया था। दूसरा, ये उन लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिनकी एबिलिटीज एक जैसी नहीं थी। और इसी वजह से आज की साइकोलॉजी इस प्योर आइडिया को, मतलब इसके असली रूप में, रिजेक्ट करती है। लेकिन इसको एक फेलियर की तरह देखना भी ठीक नहीं होगा। इसे एक फेलियर के तौर पर खारिज करने के बजाय हमें इसे एक बहुत ही ज़रूरी, एक क्रूशल फर्स्ट स्टेप की तरह देखना चाहिए।
बिने की थ्योरी को एक फाउंडेशन की तरह देखिए, जिस पर आगे चलकर पूरी इमारत खड़ी हुई। इसी ने स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक और गार्डनर जैसे थिंकर्स के लिए दरवाज़ा खोला। स्पीयरमैन ने कहा कि एक जनरल एबिलिटी के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ भी होती हैं। थॉर्नडाइक ने कहा कि कई इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ होती हैं, और गार्डनर ने तो मल्टी इंटेलिजेंस का पूरा कॉन्सेप्ट ही दे दिया, मतलब कई तरह की अलग-अलग इंटेलिजेंस। और असल दुनिया में इस थ्योरी का एजुकेशन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। सोचिए, अगर हर किसी में एक ही तरह की जनरल इंटेलिजेंस है, तो इसका मतलब हुआ कि सबको एक ही जैसा करिकुलम ठहराओ। इस सोच में उन स्टूडेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी जिनकी अपनी यूनिक टैलेंट्स या कमजोरियां होती हैं। तो बिनी की यूनिफैक्टर थ्योरी साइकोलॉजी में भले ही आउटडेटेड हो गई हो, लेकिन ये सवाल आज भी रेलेवेंट है। क्या हमारी दुनिया, हमारे स्कूल, हमारे दफ्तर आज भी सिर्फ एक ही तरह की स्मार्टनेस को इनाम देते हैं? अगली बार जब भी किसी को स्मार्ट कहा जाए, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि असल में किस तरह की स्मार्टनेस की बात हो रही है।